दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी ऐसी है जिसको देखकर और जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। उसके अंदर जो क्रिमिनल है उसने कितना सब्र करा है और कितनी लंबी प्लानिंग के साथ इस क्राइम को अंजाम दिया है। एक पति ने एक पत्नी की हत्या करनी है और उसके बाद उसकी पूरी कोशिश ये है कि वो किसी भी तरीके से पकड़ा ना जाए, और अगर वो पकड़ा भी जाता है तो कम से कम धारा जो पुलिस चार्जशीट बनाकर कोर्ट में दाखिल करेगी उसको गिरफ्तार करने के बाद में, तो उस चार्जशीट के अंदर कम से कम धाराएं होनी चाहिए। सबसे पहले उसका जो फोकस होता है वो होता है शादी को पूरे 7 साल हो जाने चाहिए, क्योंकि कानून का प्रावधान है कि 7 साल के बाद पत्नी दहेज का मुकदमा नहीं कर सकती। अगर होगा भी तो इतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो पहले वो इंतजार करता है कि किसी तरीके से 7 साल हो जाए, मतलब कई साल वो इस इंतजार में गुजारता है मर्डर करने के, कि पहले 7 साल पूरे हो जाएं, जिससे कम से कम एक धारा जो दहेज की है वो मुझ पे ना लगे। दूसरी धारा, जब भी कोई मर्डर होता है तो उसको एक लूटपाट का एक क्राइम सीन वहाँ पर बनाया जाता है, तो एक धारा जो चार्जशीट में पुलिस उसकी भी जोड़ती है, तो वो इसका भी ध्यान रखता है कि वहाँ पर किसी भी तरह की लूटपाट नहीं होनी चाहिए। वो भी धारा मुझे नहीं चाहिए अपने ऊपर। दूसरी होती है रेप की, कि जिनको भी जो भी सुपारी किलर है जिनको भी भेजेगा, तो कई बार क्या होता है कि जब उन्होंने मर्डर कर दिया तो मर्डर करने के बाद वो देखते हैं कि महिला का मर्डर करने से पहले क्यों ना हम इसका रेप कर लें, और जब वो रेप कर लेंगे और उसके बाद मर्डर कर देंगे फिर सोचेंगे कि क्यों ना जो भी यहाँ कीमती सामान है वो ले जाएं। तो इस चीज़ का वो पूरा ध्यान रखता है कि ना ही तो रेप होना चाहिए और ना ही कोई वहाँ पर चोरी होनी चाहिए, डकैती नहीं होनी चाहिए, और ना ही वहाँ पर किसी भी तरीके से कोई और नई चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि मुझे कोई धारा फालतू की अपने ऊपर नहीं चाहिए। और ये दहेज के लिए वो 7 साल पूरा कई साल इंतज़ार करता है। जब पूरे 7 साल हो जाते हैं उसके बाद वो फिर इस चीज़ पर एक्शन लेता है। और इसी तरीके से अब मैं इस कहानी को आपको पूरी सिलसिलेवार सुनाता हूँ कि ये आदमी कितना दिमाग लगाता है और किस तरीके से करता है। पुलिस फिर उसको कैसे पकड़ती है और फिर धाराएँ कैसे उस पर ऊपर सारी लगती हैं उसके ऊपर। तो कहानी है राजस्थान की, राजस्थान के जयपुर की। 7 जनवरी 2020, थाना है प्रताप नगर, सेक्टर 26 का एक यूनिक टावर होता है आई ब्लॉक में, फ्लैट नंबर 103। शाम 6:30 बजे एक नौकरानी है जो काम के लिए साफ़ सफाई के लिए जाती है, क्योंकि जो साफ़ सफाई करती हैं या खाना बनाती हैं तो उनका अलग अलग टाइम होता है। सुबह को आ जाएंगी 2-3 घंटे, फिर उसके बाद शाम को आ जाएंगी। तो इस तरीके से शाम का टाइम होता है तो वो लेडी जो मैड होती है वहाँ पर पहुँचती है और वो जाकर देखती है गेट खुला हुआ है। वो थोड़ा अजीब लगता है और उसके बाद अंदर जाती है, देखती है कि जो मालकिन है श्वेता तिवारी, उनकी खून से लथपथ जो लाश है बिल्कुल फर्श पर पड़ी हुई है। और ये देखकर उसकी चीख निकल जाती है और वो बाहर आती है, शोर मचाती है और जितने भी आसपास के पड़ोसी होते हैं उनको बताती है कि अंदर मैडम की किसी ने हत्या कर दी है। वहाँ से भीड़ इकट्ठा हो जाती है और कुछ लोग 100 नंबर को फ़ोन करते हैं, कुछ जो थाने का नंबर है थाने को फ़ोन करते हैं, कोई एसीपी साहब को फ़ोन करता है, कोई कमिश्नर साहब को फ़ोन करता है। मतलब एक तरीके से पूरे जो पुलिस का सिस्टम है, हर डिपार्टमेंट को अलग अलग फ़ोन जा रहे हैं और वो कहते हैं कि आप जल्दी से आ जाइए, यहाँ पर हत्या हो गई है जो सोसाइटी है। अब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और जो श्वेता तिवारी के हस्बैंड होते हैं जिनका नाम होता है रोहित तिवारी, उनको फ़ोन कराया जाता है। वो भी अपने ऑफिस से भागते हैं और सब वहाँ क्राइम सीन पर फ्लैट पर पहुँचते हैं और जाकर देखते हैं कि श्वेता तिवारी की का जो शव है वो खून से लथपथ ज़मीन पर पड़ा हुआ है, जिसमें देखने से ये लग रहा है कि किसी ने किसी भारी चीज़ से उनके सर पे वार करा है। और सर पे वार करने के बाद उसको ये यकीन नहीं हुआ कि इसकी मृत्यु हो चुकी है, तो वो किचन के से जाकर चाकू लाता है और चाकू से उसकी गर्दन काटता है। और अब उसको पूरी ये तसल्ली हो जाती है कि वो मर चुकी है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पुलिस घर पर नज़र मारती है जो क्राइम सीन है, कि सारा सामान ऐसा का ऐसा जहाँ पे था बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ है, सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। गेट कोई ज़बरदस्ती नहीं खुलवाया गया है, कोई फोर्स एंट्री की ऐसे गेट पर निशान नहीं है। खैर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजती है और उसके बाद जो श्वेता तिवारी के माता पिता हैं जो कानपुर में रहते हैं, जो उसका पियर था कानपुर में था, तो वहाँ पर उनको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। और अब पुलिस अपना सर्च अभियान शुरू करती है कि किस तरीके से पता चले कि किसने हत्या की है। इसी बीच जो रोहित तिवारी हैं वो वहाँ पर देखते हैं कि उनका जो 21 साल का
इस 21 महीने का एक छोटा सा मासूम बच्चा वो वहाँ से गायब है। और ये देखकर वो परेशान हो जाते हैं और पुलिस से कहते हैं कि मेरा बेटा यहाँ पर नहीं है। पूरे घर में देखा जाता है, नीचे आस पड़ोस में जो मैड है उससे पूछा जाता है कि बच्चा कहाँ है, तो बच्चा मिलता नहीं है। अब ये एक जो छोटे बच्चे की जो गुमशुदगी होती है या अपहरण होता है, तो जाहिर सी बात है हर आदमी उसको अपने बच्चे से लेकर जोड़ता है कि अगर घर के अंदर से बच्चा गायब हो रहा है, हत्या हो रही है, तो ऐसा कैसा, मतलब प्रशासन ने के होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है। तो लोगों को उस बच्चे के अपहरण पर एक एक तरीके से आक्रोश और एक गुस्सा भीड़ में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और वो धरना प्रदर्शन वहाँ पर शुरू कर देते हैं। इसी बीच जो रोहित तिवारी हैं उनके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि तुम्हारा बच्चा हमारे पास है और तुम 30 लाख रुपए का इंतजाम करो, नहीं तो हम तुम्हारे बच्चे को ख़त्म कर देंगे। अब ये सुनकर एकदम उसका जो उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो पुलिस को दिखाता है, जो एसीपी साहब हैं उनको दिखाता है कि देखो ये मुझे मेरे पास मैसेज आया है। तो पुलिस चेक करती है और उसके बाद वो बार बार उसके पास मैसेज आ रहे हैं कि ये पैसे तैयार करो, नहीं तो हम बच्चे को ख़त्म कर देंगे। इधर पुलिस पूरा क्राइम सीन चेक कर रही है और उसके बाद डाटा निकाल रही है। जो सीसीटीवी हैं वो वहाँ के सोसाइटी के ख़राब होते हैं, ना ही उस पर सोसाइटी गेट पर कोई ऐसा गार्ड है। और जो आपने देखा होगा ज़्यादातर जितनी भी सोसाइटी है वहाँ पर गार्ड होता है और वो वहाँ पर सबके नाम एड्रेस पूछता है जब भी अंदर भेजता है। और कोई अगर किसी से मिलने जा भी रहा है, कोई डिलीवरी बॉय भी है, तो उसकी पूरी जानकारी होती है। अगर वो ऐसा नहीं भी करता है तो कम से कम जो गाड़ी के नंबर हैं वो तो अपने रजिस्टर में लिखता ही लिखता है। लेकिन वहाँ पर सोसाइटी में ऐसा कुछ था नहीं और एक कैमरा था, वो भी काफ़ी बाहर था, दूर था, तो उस कैमरे में ऐसा कुछ भी पुलिस को संदिग्ध नहीं दिखा। तो यहाँ पर एक तरीके से पुलिस के हाथ वहाँ पर खाली थे। लेकिन अब क्योंकि बच्चा गायब था तो पुलिस चारों तरफ जो कुत्ते होते हैं, जो पुलिस के ट्रेनिंग, उनको लेकर आती है और उसके बाद वहाँ पर पूरा सर्च अभियान चलाती है। तो पीछे एक प्लॉट में उस बच्चे की सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई उसकी एक लाश मिल जाती है। अब ये डबल मर्डर हो जाता है एक तरीके से। अब और तरीके और मतलब और एक दुख और एक दर्द पूरी सोसाइटी में होता है कि एक माँ तो गई है, किसी ने 21 महीने के एक मासूम बच्चे को भी उसी तरह से उसके सर पे किसी भारी चीज़ से वार किया गया था, उसको भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अगले दिन पोस्टमार्टम से शिवदत्त तिवारी का शव वापस आता है और उसको अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया जाता है। तो वहाँ पर एक बड़ा एक इमोशन सीन ये क्रिएट होता है कि जब चिता पर शिवदत्त तिवारी को लिटाया जाता है अर्थी पर, तो उसी की गोद में उसके उस 21 महीने के बच्चे को चिता पर लिटाया जाता है। और जो उनके पति थे रोहित तिवारी, वो अपने हाथों से दोनों माँ बेटों को एक ही चिता पर मुखाग्नि देते हैं और इस तरीके से वो अंतिम संस्कार होता है। अब ये एक बड़ा दुख का माहौल कि एक मासूम बच्चे को और एक पत्नी को, एक इतनी अच्छी सोसाइटी है और जो रोहित तिवारी थे ये इंडियन ऑयल कंपनी में मैनेजर थे, अच्छी खासी इनकी पोस्ट थी, पढ़े लिखे लोग थे, और इस तरीके से दिन दहाड़े हत्या होना। अब यहाँ पर अब तो क्रियाक्रम हो गया है, पोस्टमार्टम के अंदर वही भारी चीज़ से किसी भारी चीज़ से सर को मारा गया है और दूसरा चाकू से उनके गला रेता गया है, ये चीज़ें आती हैं। और घर के अंदर कोई ऐसा फिंगरप्रिंट या कोई ऐसी चीज़ मिलती नहीं है क्योंकि कोई फोर्सफुल एंट्री थी नहीं। तो पुलिस डिसाइड करती है, जो शिवदत्त तिवारी के जो माता पिता थे उनका नाम था सुरेश मिश्रा और जो उनकी माता थी माधुरी मिश्रा, वो उनसे पता करती हैं कि आपकी जो बेटी है, क्या किसी पर आपको इसका शक है या कोई ऐसा कोई किसी के साथ झगड़ा हो या कोई ऐसा प्रॉपर्टी का लेन देन हो। तो वो बताते हैं कि हमें अपने दामाद पर शक है, जो रोहित तिवारी है। तो वो कहते हैं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है। तो वो बताते हैं कि शुरू से ही जब इनकी शादी हुई, तो क्योंकि लड़की थी कानपुर की और लड़का था राजस्थान जयपुर का, ये रोहित तिवारी, तो पहले ही बारात को लेकर इनके अंदर एक मनमुटाव हो गया था क्योंकि ये चाह रहे थे कि बारात कानपुर में आए और जो रोहित तिवारी था वो उसकी सोच ये थी कि यहीं जयपुर में ही शादी हो। लेकिन जब दोनों के अंदर इस बात की वाद विवाद होता है तो बीच का रास्ता निकाला जाता है गाज़ियाबाद, कि गाज़ियाबाद के किसी अच्छे फार्म हाउस में वहाँ पर शादी होगी। तो खैर होता भी यही है, गाज़ियाबाद में शादी हो जाती है। लेकिन अब उसी के ताने वो अपनी पत्नी को देता था और शादी को करीब 6 साल गुजर जाते हैं और उनके अंदर रोज़ लड़ाई झगड़े मारपीट ये रहती थी। और इसी बीच जो श्वेता तिवारी थी करीब 1 साल 1 महीने अपने पीहर भी रहती है, वो उसको वहाँ पर छोड़ देता है और उसको लाता नहीं है। और उसके बाद फिर वो उसको लेकर आता है और
क्योंकि उनको उस टाइम तक कोई बच्चा नहीं था, तो एक जो टेक्निक चल रही है IVF, वो IVF की मदद लेते हैं और उससे उनको ये 21 महीने का बच्चा जिसका नाम शेरस होता है ये होता है। तो जो वहाँ के कमिश्नर हैं श्री आनंद श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छे कमिश्नर हैं और बहुत अच्छा उनका रिकॉर्ड रहा है। तो वहाँ के SCP पुष्पेंद्र सिंह राठौर, SCP साहब को वहाँ बुलाया जाता है और उसकी टीम बनाई जाती है, क्योंकि दबाव ज़्यादा हो रहा है, जो धरना प्रदर्शन हो रहा है इस चीज़ को लेकर जल्दी से जल्दी इसको क्रैक करा जाए और जल्दी से जल्दी उसको, अपराधी को जिसने भी कत्ल किया है उसको पकड़ा जाए। तो उसके अंदर 150 पुलिस वालों की टीम बनती है, जिसके अंदर 8 सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर होते हैं। और अब जाहिर सी बात है, इतने सारे पुलिस वाले हैं और जो भी मर्डर जिसने भी कराया उसको जल्दी से जल्दी पकड़ना है। अब पुलिस कुछ चीज़ें सोचती है कि किस किस चीज़ पर हमें काम करना होता है, तो वो लिखती है सबसे पहला पति पत्नी के रिश्ते कैसे थे, दूसरा पत्नी का कहीं कोई ऐसा अफेयर है जिस अफेयर का पति रोहित कुमार को पता चल गया हो और उससे नाराज़ होकर उसने इसकी हत्या कर दी हो और उस बच्चे की हत्या कर दी। क्योंकि कई बार जब पति को ये पता चलता है कि इसका अफेयर है, तो जो भी बच्चा है उस पर भी उसको शक होता है कि ये बच्चा भी शायद मेरा ना हो, तो इसलिए हो सकता है उसने बच्चे की भी हत्या कर दी हो। दूसरा ये था कि कोई ताज़ा कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा किसी के साथ तो नहीं हुआ है। तीसरा फिर ये है कि हो सकता है कोई प्रॉपर्टी का कोई ऐसा एंगल हो उसकी वजह से हत्या हुई हो। तो बहुत सारी चीज़ें पुलिस इन सब पर काम करना शुरू कर देती है। तो इसी बीच पता लगता है कि जो रोहित का ये फ्लैट था, उसके बराबर वाले फ्लैट में एक कैमरा लगा हुआ है और उस कैमरे का जो फोकस है वो जीने पर है। अब पुलिस उस फ्लैट में जाती है तो पता ये लगता है कि वो जो फैमिली थी जो उसके अंदर रह रही थी, फ्लैट नंबर 103 रोहित का था और 102 में वो कैमरा लगा हुआ था। तो 102 के मालिक को फ़ोन किया जाता है, तो वहाँ ताला लगा हुआ था, तो वो राजस्थान से कहीं बाहर गए होते हैं। तो पुलिस उनसे मंजूरी लेती है कि हमें तुम्हारा DVR चाहिए, जिसमें कैमरे की पूरी रिकॉर्डिंग होती है। तो उनसे इजाज़त लेने के बाद पुलिस वहाँ खिड़की का कांच तोड़कर एक आदमी को अंदर भेजती है और वहाँ से DVR निकाला जाता है। DVR फिर जब चेक करते हैं तो उसके अंदर दिखता है कि जीने पे एक सफ़ेद कपड़े में एक बच्चे को किसी ने लपेट रखा है और कंधे से अपने लगाकर कोई उसको लेकर जा रहा है। अब पुलिस को के लिए एक पहला ऐसा क्लू था जो सामने था, जिसमें दिख रहा है कि बच्चे को कोई लेकर जा रहा है। अब उस क्लिप को रोहित तिवारी को दिखाती है पुलिस और उससे पूछा जाता है कि क्या आप इसको जानते हो, तो उसको बड़े ध्यान से देखता है और देखने के बाद वो बताता है कि हाँ मैं इसको जानता हूँ और ये तो मेरा दोस्त है और ये आगरे का रहने वाला है और इसका नाम राजकुमार है। अब पुलिस राजकुमार का नंबर लेती है उससे और नंबर लेने के बाद उसको फ़ोन करती है, देखती है वो स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ आने के बाद में फिर पुलिस उसको सर्विलांस पे लगाती है। तो पुलिस को उसमें एक नई चीज़ ये पता लगती है कि जहाँ जहाँ पर भी इसका राजकुमार का फ़ोन था, वहीं पर श्वेता तिवारी का भी फ़ोन था, मतलब जिससे उसने फिरौती के मैसेज कर रखे थे। मतलब जो भी टावर के अंदर दोनों फ़ोन एक ही टावर में होते थे और वो ट्रेवल कर रहे हैं, फिर जो भी टावर है, तो मतलब ये पता लग रहा था कि दोनों मोबाइल एक ही आदमी के हाथ में। तो इसका जो पूरा नाम था सौरभ जाट उर्फ राजकुमार और ये आगरा का रहने वाला था। तो पुलिस पूछती है रोहित तिवारी से कि तुमने, क्योंकि उसमें चेहरा इतना साफ दिख नहीं रहा था, तो कि तुम्हें कैसे पता है कि ये सौरभ ही है। तो बताता है कि ये जूते जो पहनता है अलग तरह के जूते पहनता है, जो इसका ब्रांड है अलग है और मुझे इसके जूते बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सौरभ उर्फ राजकुमार ही है। अब पुलिस, क्योंकि टीम ही इतनी सख्त है, 150 आदमी की पुलिस ऑफिसरों की लगी हुई है, तो पुलिस जल्दी ही उसको पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद उससे पूछताछ शुरू होती है। पूछताछ में उसको बताया जाता है कि भाई ये देखो, यहाँ पर तुम जाते हुए दिखाई दे रहे हो और श्वेता तिवारी का जो मोबाइल है वो उसके बिल्कुल साथ चल रहा था। तो पुलिस उसके घर से वो मोबाइल बरामद कर लेती है और उससे पूछती है कि तुमने कैसे कत्ल करा, तो वो बताता है। पहले मना करता है, उसके बाद फिर आपको पता ही है पुलिस की जब खातिर तवज्जो होती है तो कोई भी बोलने लगता है। तो फिर उसको फ्लैट पे ले जाया जाता है, तो वहाँ पर वो दिखाता है कि जो एक छोटा मूसल होता है, छोटा मूसल, छोटी सी ओखली और छोटा सा मूसल होता है, तो उसका जो हत्था होता है पूरा लोहे का होता है। तो उसने उसके सर पर वो मारा था और उसको उसने जो बाथरूम जो कमोड होता है और जिसके अंदर पानी स्टोर होता है कमोड के, उस पेटी के अंदर, बाथरूम के अंदर उस पेटी के अंदर उसको रखा हुआ था। पुलिस उसको बरामद करती है और जो छुरी होती है
जिससे उसने गला रेता था उसको बरामद करती है, और उसका मोबाइल श्वेता तिवारी का, उसके घर से उसका मोबाइल मिलता है, ये सारी चीज़ें बरामद करती है और उसको फिर टॉर्चर रूम में ले जाया जाता है, इन्वेस्टिगेशन रूम में। उससे पता कराया जाता है कि अब तुम बताओ, अब तुम कहानी सुनाओगे, कहानी है क्या, और तुमने श्वेता तिवारी की हत्या क्यों की, और चलो उसकी करी तो तुमने फिर उस मासूम बच्चे की क्या करी, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी हो सकती है। तो यहाँ पर पुलिस को पता लगता है, क्योंकि वो खुद ही बताता है रोहित तिवारी के वो उसका दोस्त है, तो उसके जो सीडीआर है, पुलिस ने जितने भी इसके घर वाले थे रोहित के, और जितने भी श्वेता तिवारी घर वाले थे, सबकी रिकॉर्डिंग पर, सबके जो मोबाइल है, सब कुछ सर्विलांस पर लगाए हुए थे। तो अब सीडीआर पूरी तरीके से खंगाली जाती है और उसमें देखा जाता है कि उसकी बात रोहित तिवारी से ही हो रही है, और श्वेता तिवारी का मोबाइल उसके पास है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं इसके अंदर जो लिंक मिलेगा वो रोहित तिवारी का मिलना था। अब उसके बाद पुलिस उससे कहती है, अब तुम कहानी सुनाओ, तुमने उसकी हत्या क्यों करी, तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी थी, तुम्हारा उससे अफेयर था, क्या था। तो बताता है कि नहीं, हमारा ऐसा कोई अफेयर नहीं था, और रोहित तिवारी मेरा दोस्त है, और हम दोनों एक साथ ही एक होटल है वहाँ पे, फ्लाई फ्लाई व्यू, उसके अंदर हम दोनों एक साथ पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं, और दारू पीकर उसके बाद वो अपने दुखड़े उसको सुनाता है, वो अपने दुखड़े उसको सुनाता है। तो वो बताता है कि मेरी शादी कानपुर से हुई है, और मेरी घरवाली जो श्वेता तिवारी है, और मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, और हमें बच्चा भी नहीं हो रहा था, लेकिन उसने आईवीएफ से बच्चा करा लिया है, और मुझे उस बच्चे से भी कोई मोहब्बत नहीं है, और मैं तो 7 साल का इंतज़ार कर रहा हूँ, किसी तरीके से 7 साल हो और मैं उसको ख़त्म करूँ। तो यहाँ पर कहते हैं जैसे किसी ने दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। तो ये सौरभ भी कहता है कि मैं भी बिल्कुल ऐसे अपनी घरवाली से बहुत दुखी हूँ, और मैं भी ये इंतज़ार कर रहा हूँ। तो फिर ये रोहित उसको बताता है कि देखो, मैंने ये पहले ही सोच रखा है कि 7 साल से पहले मर्डर नहीं करना है, दूसरा कोई रेप नहीं होना चाहिए, लूटपाट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस पकड़े भी जाते हैं तो धाराएँ कम से कम लगें, क्योंकि जेल के अंदर जब अपराधी होता है तो कई बार ऐसा होता है कि 10 धारा उस पर लगी हुई हैं, और 9 में उसकी ज़मानत हो भी गई है कोर्ट से, 1 में ज़मानत हो नहीं रही है, तो उसी की वजह से वो जेल के अंदर तो सारी उम्र पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ का उसने पहले से ही ध्यान रखा हुआ था। तो वो सारी जो भी उसने मेहनत करी हुई होती है, जो क्राइम की स्टोरी वगैरह देख के, तो वो सारी बातों को सौरभ को बताता है कि तुझे भी ऐसे ही करना है। तो उनके अंदर एक डील होती है, और डील ये थी कि मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं, पहले तू मेरी घरवाली का मर्डर कर, और उसके बाद जब तेरी शादी को 7 साल हो जाएंगे तो मैं तेरी घरवाली का मर्डर करूँगा। मतलब आपस में एक डील होती है, कोई ऐसी सुपारी नहीं, कोई पैसे का लेन देन नहीं, क्योंकि दोनों ही मालदार थे, दोनों ही बड़े बड़े आदमी थे। एक इंडियन ऑयल का मैनेजर था, और दूसरा सौरभ है वो भी अच्छे पद पर था। तो पैसे की कोई से को के पास कोई कमी नहीं थी, ना ही किसी को किसी ज़रूरत थी। तो दोनों के अंदर डील ये होती है कि पहले तू मेरी पत्नी का मर्डर करेगा, और फिर मैं तेरी पत्नी का मर्डर करूँगा, और 10,000 रुपये उसको देता है एक नेक के तौर पर, कि एक अच्छा काम करने तुम जा रहे हो, और उसके लिए हो सकता है कि तुम्हें कोई चाकू या कोई चीज़ खरीदनी पड़े, तो उसके लिए एक नेक की तरह तुम ये रख लो। तो वो उसको ले लेता है, और उसके बाद वो बताता है कि मैं किस टाइम ऑफिस पर होता हूँ और किस टाइम, क्योंकि वो सौरभ की घरवाली, सौरभ को उसकी घरवाली भी जानती थी, जो रोहित तिवारी की घरवाली थी श्वेता तिवारी। तो वो उसके घर आता जाता रहता था, और जब उसके घर जाता था तो हमेशा वो फ्रिज से पानी खुद निकाल के पी लेता था, मतलब इस तरीके एक फ्रैंक था वो उनके साथ। तो उसको ये बहुत, उसके लिए कोई बहुत आसान था, कोई ऐसा मुश्किल उसके लिए था नहीं ये। अब वो उसके घर जाता है, जब उनकी प्लानिंग पूरी हो जाती है, तो एक फावला खरीदता है, एक ज़मीन खोदने के लिए एक खुरपा एक अलग खरीदता है, और एक जो अ, ये सारी चीज़ पूरी तैयार करके, क्योंकि प्लानिंग के अंदर ये था कि कल को ये बच्चे से भी हमें परेशानी हो सकती है, हो सकता है नई शादी में हमारी रुकावट बने, क्योंकि मुझे इससे कोई मोहब्बत है नहीं। भले ही 9 महीने उसने उसको पेट में रखा हुआ है, भले ही अंश मेरा है, लेकिन मुझे इससे किसी तरह की मोहब्बत नहीं है, तो मुझे ये बच्चा भी नहीं चाहिए। तो वो सौरभ को सारी चीज़ें बताकर भेजता है कि ना ही तुम्हें रेप करना है, कभी तुम्हारा वहाँ पर जाकर मन बदल जाए, ना ही तुम्हें वहाँ पर कोई चोरी करनी है, क्योंकि उससे फिर चोरी की धारा लगेगी, और फिर कई बार फिंगरप्रिंट भी रह सकते हैं, और तुम्हें जिस चीज़ से भी तुम मारोगे, और ज़्यादा घर के अंदर किसी भी चीज़ को तुम्हें हाथ नहीं लगाना है। जब वो गेट खोलेगी तो तुम्हें गेट पे भी हाथ नहीं लगाना है, सीधा अंदर जाना है, वो खुद बंद करेगी। और जो चाय वगैरह तुम्हें अपने हाथ में एकदम से इस तरह से नहीं लेनी है, अगर तुम लोगे भी, अगर वो चाय देगी भी, तो तुम उसका वहाँ से जो फिंगरप्रिंट है वो साफ़ करोगे। तो पूरे तरीके से मतलब उसको समझा के एक सीआईडी ऑफिसर की तरह वहाँ भेजा जाता है यार वो, और पीछे की तरफ से, क्योंकि सामने से उसको पता था कहाँ पर कैमरे लगे हुए, उन कैमरों से बच के वो दूसरे रास्ते से वहाँ पर जाता है, और जाकर
उसकी बैल बजाता है और बैल की जो चटकनी है फिर उससे जो अपने फिंगरप्रिंट है पहले ही साफ़ कर देता है। अंदर से श्वेता तिवारी आती है और वो नमस्ते भाभी जी और अंदर जाता है और जाने के बाद वो सोफे पर बैठ जाता है। इधर श्वेता तिवारी किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती है, तो ये उसके लिए और अच्छा एक तरीके से हो गया था। और वो बात करती-करती किचन में जाती है, चाय बनाने के लिए या किसी और चीज़ के लिए। यहाँ पर जो सौरभ था उसको पहले से ही ये सारी चीज़ तैयार थी कि टाइम भी ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, हो सकता है कोई नौकरानी आ जाए या कोई मेहमान घर पे आ जाए, तो तुम्हें फ़ौरन जाना है और फ़ौरन काम करना है और वहाँ से निकलना है। तो जैसे ही उसका चेहरा किचन की तरफ होता है तो वहाँ पर एक मूसल रखा होता है, छोटा मूसल लोहे का। तो वो उधर की तरफ जाता है और वो पहले से ही ये सोच कर रखता है कि अगर श्वेता तिवारी ने बाई चांस पलट कर देख लिया और मुझसे कहा कि तुम इधर कहाँ जा रहे हो, तो मैं उसको बता दूंगा मैं फ्रिज में पानी लेने के लिए जा रहा हूँ। तो उसके पास जवाब पहले से तैयार था और वो उठता है, लेकिन श्वेता तिवारी पलट कर देखती नहीं है, वो अपना चाय बनाने लगती है। और वो छोटे से मूसल को लोहे के जो पूरा ठोस होता है उसको लेकर जाता है और सीधा श्वेता तिवारी की पूरी ताकत से उसके सर पर मार देता है। और मर जैसे ही वो मारता है उसका जो सर की हड्डी होती है एकदम फट जाती है और वो तड़पने लगती है और उसकी चीख निकल जाती है। अब चीख निकलती है, तड़पती है। उसके बाद वो फ़ौरन किचन में जाता है और किचन में एक चाकू लेता है और उससे उसकी गर्दन काटनी शुरू कर देता है। बड़ी बेरहमी के साथ एक बेगुनाह की हत्या वो कर देता है। अब हत्या करने के बाद वो फिर देखता है कि बच्चा कहाँ पे है, जो श्रेयस था 21 महीने का, वो बेफ़िक्र सो रहा है। तो वो मूसल का दूसरा वार उसके सर पर करता है और करने के बाद क्योंकि वो 21 महीने का था, उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी नहीं, उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद फिर जो खून था उसको साफ़ करता है। उसको लग रहा था कि खून साफ़ हो जाएगा तो पुलिस यहाँ से बहक जाएगी, लेकिन बॉडी है, अब खून तो उसमें निकलता बाद में भी निकलना शुरू हो जाता है जब वो साफ़ कर जाता है उसको। और बच्चे को उठाता है और उसको वहीं से जो बेडशीट होती है उसी में वो लपेटता है और फिर कैमरों से बचकर दूसरी तरफ से वो निकलता है। जिस कैमरे में उसकी फ़ोटो आई थी, जो फुटेज दिखाई दी थी, उसका उसको पता था, तो उससे वो चेहरा छुपा के, चेहरा नीचे करके और मतलब ओट करके निकलता है। लेकिन जूतों की वजह से, और उसी ने जिसने उसको भेजा था उसी ने उसको, ये मेरी बात मेरी भी समझ में नहीं आई कि उसने उसको पहचान कैसे दिया, क्योंकि उसको तो मना करना चाहिए था पुलिस को कि मैं इसको नहीं जानता, लेकिन वो हो सकता है उसकी और कोई प्लानिंग हो, तो उसको पहचाना भी उसी ने जिसने उसको भेजा था। तो वहाँ पर जाकर उसने उसको पीछे डाल दिया और उसका ये था कि अभी थोड़ा उजाला है और रात को आऊँगा करीब 9-10 बजे करीब, और जो उसने जो फावड़ा है, कसला बोलते हैं उसको, खुरपा, पहले ही वहाँ पे तैयार था। तो उसको लगा कि अभी दिन निकल रहा है, कोई ना कोई देख ही लेगा, तो रात को आऊँगा और मैं इसको अंदर दबा दूँगा बच्चे की बॉडी को। लेकिन वहाँ 6:30 बजे वो नौकरानी आती है और वो शोर मचा देती है और वहाँ पर पुलिस ही पुलिस होती है, और जैसे ही वो 8-9 बजे वहाँ पहुँचता है और वो जाकर देखता है कि वहाँ तो पुलिस है, तो वो ये देखकर घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसको लगता है कि चलो आज नहीं तो कल दबा दूँगा जाके। लेकिन कल सुबह के टाइम करीब 8-9 बजे पुलिस बच्चे की जो बॉडी है वो भी बरामद कर लेती है। तो इस तरीके से बच्चे की बॉडी को वो ठिकाने नहीं लगा पाता एक तरीके से। अब काम क्योंकि उसका पूरा हो चुका था, तो यहाँ पर रोहित तिवारी को अरेस्ट करा जाता है और उसके बाद दोनों को बयानों को मिलाया जाता है। अब सौरभ पूरी तरह से उसके अंदर फंस चुका था, क्योंकि मोबाइल उसके घर से मिलता है और जो मूसल था उस पर फिंगरप्रिंट मिलते हैं, जो छुरी है वो बरामद हो जाती है, और जो टावर हैं दोनों के, चार्जशीट बनाने के लिए मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि पुलिस के सामने तो कोई भी कबूल कर ले और वो कोर्ट के अंदर जाकर मुकर जाता है। तो पुलिस पहले ही सारी चीज़ ऐसी करती है क्योंकि बॉडी भी बरामद हो चुकी है और जिससे मारा है वो भी, और जो एक मोटिव है वो भी। उसके बाद फिर रोहित का मोबाइल चेक करा जाता है, तो उसके अंदर उसकी जो ये गैलरी होती है उसके अंदर से शॉट मिलते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि कैसे पत्नी को एक आदमी ने मारा और उसके बाद उसने सुसाइड कर ली, और उसकी पूरी डिटेल लिखी हुई थी। तो वो पुलिस उसका भी प्रिंट आउट निकाल कर चार्जशीट में लगाती है कि इसकी पहले से ही तैयारी थी, कोई ऐसा नहीं कि गुस्से में कोई इसने मर्डर करा है या क्या करा है। और इसके बाद अगर इनका ये काम सही हो भी जाता तो सीधी सी बात है, ये कुछ दिन बाद फिर सौरभ की घरवाली का भी ये मर्डर करते। तो इस तरीके से दोनों को अरेस्ट करा जाता है, दोनों को जेल भेजा जाता है। तो ये थी आज की कहानी। और इस कहानी पर आपकी क्या राय है कि इतनी सारी प्लानिंग करने के बाद भी जो रोहित ने और सौरभ ने इतनी प्लानिंग करी, 7 साल का इंतज़ार करा, और उनको ऐसा लग रहा था कि पुलिस हमें पकड़ ही नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी वो पकड़े जाते हैं और अब वो दोनों जेल में।
ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, सत्य घटना। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7 बजे किसी दूसरी कहानी के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।